हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ फाइंड पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आज की जो विशेष खबर है उस खबर के साथ। हमारे साथ आनंद शर्मा जी जो है ना, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो बैठे हैं और आज की जो पूरे दिन की खबर एक विशेष तौर पर रही वो रही विधायक रावदान सिंह जी के जो ठिकाने हैं, जितने भी मान लीजिए आप फार्म हाउस घर है या फिर गुड़गांव में घर है उनका, तो सभी जगह पर उनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है। तो उसी बात को हम उसी खबर को ध्यान में रखते हुए आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आनंद शर्मा जी के साथ। जी नमस्कार सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ फाइंड पर। तो क्या कहेंगे सर, आज जो ये वाकया रहा है इसके बारे में, ये किस प्रकार की रेड है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये ईडी की रेड है और विधायक रावदान सिंह के आवास और उनके फार्म हाउस पे जो है एक साथ जो है रेड हुई है 7-8 ठिकानों पर, जिनमें एक कंपनी है बहादुरगढ़ की। जी। उस कंपनी से रावदान सिंह जी के परिवार के उनके संबंध बताए जा रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि भाई उस कंपनी से रावदान सिंह का क्या लेन देन है, क्या उनसे संबंध है, और उस कंपनी का ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने एक जो है करीब 1395 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अच्छा। और उन्होंने उसको अदा नहीं किया और उस पैसे का मिसयूज किया गया। जी। तो वो पैसा कहाँ यूज हुआ, किस संदर्भ में लिया गया, मेन मुद्दा ये है। मुझे लगता है कि ईडी इस जांच में जो है ज़्यादा आगे बढ़ेगी कि भी पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ। जी। और पैसा क्यों नहीं बैंक को रिटर्न हुआ। मेन मुद्दा ये है। अच्छा, मेन मुद्दा आपने बताया, लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि 7-8 जगह पर है, बाकी चर्चा है कि 15 जगह जो हैं, जिसमें जमशेदपुर 5 शहर हैं उनमें है। वो अलग है। जो फिलहाल हरियाणा की अपन बात करें तो उसमें 3 ठिकाने महेंद्रगढ़ के हैं, उनके फार्म हाउस, उनका आवास और उनके भाई का आवास, और एक गुड़गांव में उनके आवास पे है, और एक बहादुरगढ़ में जहाँ कंपनी स्थित है। जी। तो इनको लेके अभी फ़िलहाल हरियाणा में ये सर्च अभियान चल रहा है ईडी का, और सुबह करीब 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि टीमें एक साथ सब जगह पहुंची हैं, और उसके बाद से लगातार ये सर्च अभियान अभी तक चल रहा है। अच्छा, रावदान सिंह जी इस समय कहाँ हैं, कुछ खबर हो आपको? हाँ, ये बताया जा रहा है कि वो सुबह जब ईडी आई तो अपने गुड़गांव आवास पर थे, और वहीं उनका परिवार भी था, और उनके यहाँ महेंद्रगढ़ में उनके भाई थे आवास पर। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान आया हो या ईडी की तरफ से आया हो? नहीं, अभी दोनों ही तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। अच्छा। मुझे लगता है कि ईडी तो अपना पूरा सर्च अभियान करने के बाद, जैसे अमूमन होता है कि वो अपना प्रेस रिलीज जारी करती है कि भाई हमने इतने सर्च अभियान में ये प्राप्त किए हैं या आगे इस तरह से जांच चलेगी, तो वो करीब मुझे लगता है कि कल ख़त्म हो ये अभियान या आज रात को ख़त्म हो, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा इस पर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे डे बिफोर यस्टरडे की अगर हम बात करें तो अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो आते हैं और उसके जस्ट 2 दिन पश्चात ही जो है रेड हो जाती है। वो खुद कह के गए अपने एक बयान के अंदर कि मैं बनिया का बेटा हूँ, पाई का हिसाब होगा हुड्डा साहब। हाँ, मुझे लगता है कि लोग उसी चुनाव माहौल हो गया है, क्योंकि चुनावी माहौल हो गया। अभी 2-3 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है, और भाजपा का ये कल्चर रहा है कि पूरे प्रदेश में जहाँ प्रदेश में चुनाव होते हैं, चाहे अपन महाराष्ट्र की बात करें, चाहे अपन बिहार की बात करें, चाहे अपन यूपी की बात करें, तो वहाँ पहले अपने वो मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, या फिर ऐसे नेताओं पर दबाव बनाने के लिए जो पार्टी छोड़कर उनके साथ आ जाएं। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के साथ हुआ, बिहार में भी जो है अपने लालू यादव जी के परिवार के साथ, और ये ईडी का हुआ। तो ये उनका एक कल्चर है। मतलब तो अब हरियाणा में चुनाव है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि अमित शाह ने ये अपने कंधे पे जिम्मेवारी ली है कि हरियाणा में हम तीसरी बार चुनाव जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अब वो किस तरह से बनाते हैं, इसका पहला दृश्य है ये। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई का समय, यदि दान सिंह ने या उनकी कंपनी के साथ कोई ऐसे मामला था और 2022 में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद से पहले सीबीआई जांच कर रही थी, अब ईडी भी उसमें मामले में 2022 से जांच कर रही है, तो अचानक ये चुनाव से पहले मामला जब उठा है तो लोग इसको चुनावी माहौल की तरफ से देख रहे हैं कि भाई मतलब ये दबाव की राजनीति अपने आप में ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो है ना फायदा लेने के लिए ही अपने आप में। अच्छा, ये इसमें आप ये मानते हैं कि इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? बिल्कुल 100% ये इनडायरेक्ट प्रेशर, क्योंकि इसको लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जोड़कर देख रहे हैं
क्योंकि राव दान सिंह जी जो हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीकी हैं। और दूसरा क्या है कि राव दान सिंह का कांग्रेस में कद लगातार बढ़ता जा रहा था। लोकसभा चुनाव के बाद उन लोग पहले तो उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिला जी। टिकट में उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए इस बारे में, लेकिन जो उनकी चुनावी रणनीति थी और चुनावी जिस तरह से उन्होंने लड़ा, जो 4.5 लाख वोटों के आसपास धर्मवीर जी जीतते आ रहे थे 2 चुनाव से, और उसको 50,000 से नीचे ला दिया उन्होंने, तो ये दक्षिणी हरियाणा में उनका बढ़ता हुआ कदम था। और पार्टी में भी उनका कद लगातार बढ़ रहा था इससे जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दक्षिणी हरियाणा में पूरी पकड़ है। अभी तक जो है राव इंद्रजीत सिंह उनके पाले में खड़े हैं, और दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक वजूद है। वो पूरी राजनीति को दक्षिणी हरियाणा की प्रभावित करके चलते हैं। अपन गुड़गांव से लेके और अपने गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सब वाले उसमें जो है नांगल चौधरी के ढूंढा हेड़ा से लेके और नांगल चौधरी तक जो है ये करीब करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहाँ प्रभावित होती हैं जी। तो लग रहा था कि भाई दान सिंह का कांग्रेस में कद बढ़ रहा है, वो विधानसभा चुनाव को यहाँ दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी की बेल्ट की जीत जो है वो अपना दक्षिणी हरियाणा बेल्ट है। और अपना जो है अपना ये हाईवे जो है इस पे सब सीटें हैं। जो दिल्ली हाईवे है, दिल्ली से अपना चंडीगढ़ पानीपत वाला जो है जीटी बेल्ट जिसको अपन बोलते हैं जी, तो उस पे दोनों 20-22 सीटें उधर पड़ती हैं उस जीटी बेल्ट पे, और 20-22 सीटें दक्षिणी हरियाणा की। मध्य हरियाणा की बात करें अपन, रोहतक की, हिसार की, सिरसा की, तो वहाँ बीजेपी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। तो उनको लग रहा था कि दक्षिणी हरियाणा भी कहीं उनसे ना खिसक जाए। तो वो एक दबाव की राजनीति की लोग इस तरह से देख रहे हैं इसको। मतलब ये सियासी फायदे के लिए की गई रेड है अपने आप में, ये लोग कयास लगा रहे हैं, और ये पहले परिप्रेक्ष्य में लग भी रहा है। जिस तरह चुनाव से पहले ये रेड हुई है, तो ये सीधा सीधा ये संकेत है कि भाई या तो बीजेपी को स्वीकार कर लो या फिर रेड का सामना कर लो। आज अगर हम सांसद मुद्दे की बात करें, जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं नवनिर्वाचित, हालांकि पहले पूर्व में भी 2 बार रहे, उनके बयान की अगर हम चर्चा करें, उन्होंने दूसरे शहर में बयान दिया है कि वो मेरे प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और अभी विपक्ष में भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ को गलत या सही ठहराएं। विशेष ये है कि इसको राजनीतिक रूप से जोड़कर ना देखें। उनका कहना है कि ये एक रूटीन जो है ना कार्रवाई नहीं, उनका वो तो कहेंगे ही जी कि देखो ये वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि ये उनकी दबाव की राजनीति है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, है ना। तो ये बीजेपी वाला तो कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई ये दबाव के कारण छापा पड़ा है, या वो तो यही कहेंगे कानून अपना काम कर रहा है। और यही पहले भी बयान यही बाजी आती रहती है, भाई कानून अपना काम कर रहा है और वो करने दीजिए। वो एक उनके से जैसे बातचीत हो रही थी, तो एक सवाल में ईडी और इनकम टैक्स को लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये पहले जब जीएसटी नहीं था, उसके पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही कार्यवाही करता था। जब से जीएसटी जो है आया देश में, जीएसटी कानून बना, तो इनकम टैक्स उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो है ये सब परिवर्तन निदेशालय के अंतर्गत, सब इनकम ऑफ सोर्स के ही माध्यम से ये छापेमारी होती है कि मेनली पैसा आय से अधिक जैसे शो नहीं करते हैं लोग, तो मेनली मुद्दा ये रहता है। तो पहले जैसे छोटे लेवल पे पहले जीएसटी जब छापेमारी करती है, उसके बाद जब बड़ा लेवल हो जाता है तो ईडी उस पर कार्रवाई करती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे राजनीतिक रूप से आप तो कैरियर इनका अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनके समानांतर ही आपने यहाँ पर पत्रकारिता की है। क्या समझते हैं कि ये जो आज हुआ वो इसको अलग कर भी दें, तो जैसे आम जनता का रुझान किस प्रकार से अब की बार विधानसभा, खासकर दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में लोग हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में ये भी स्पष्ट हुआ है कि दोनों भिवानी और महेंद्रगढ़ और गुड़गांव लोकसभा जो है लोगों ने पूरे अपने मत से बीजेपी को दी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से यदि राजनीति चलेगी और दबाव की राजनीति होगी तो ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। राव दान सिंह भी अच्छे प्रभाव रखते हैं गुड़गांव से महेंद्रगढ़ तक। उनका खासकर महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभाओं में अच्छी पकड़ है, और अब उन्होंने चुनाव लड़ा है तो भिवानी की भी 5 विधानसभाओं में उनको पूरा बहुमत मिला है।
आप देखिए कि वो भिवानी से सिर्फ एक ही विधानसभा से हारे हैं, 4 से जीत के आए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा। अच्छा। यदि राव दान सिंह और कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाए। अच्छा, मतलब इसमें आपको लगता है कि सियासी फायदा जो है इनको होगा अपने आप में? दोनों ही पक्षों के ऊपर है ये सियासी फायदा कि वो कैसे यूटिलाइज जनता करते के हैं। बीच में इसको लेकर किस तरह से जाते हैं, इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में किस तरह से जाते हैं। तो कौन सी पार्टी कितना फायदा लेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो रोष देखने को मिल रहा है क्षेत्र के लोगों में, खासकर अहिरवाल बेल्ट में, तो दान सिंह के इस पर हुई इस कार्रवाई को लेके काफी रोष है। और इसको लेके यादव सभा महेंद्रगढ़ ने भी कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है 36 समाज के लोगों के। आगे क्या रणनीति रहती है इसको लेकर ये तो समय बताएगा। अच्छा, बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि कोई बयान नहीं आया, लेकिन रूमर्स कह लीजिए, अफवाह कह लीजिए कि 1000 करोड़ के दस्तावेज मिल गए हैं, कुछ इस तरह की बातें चल रही है। नहीं, ये तो देखो लोग अपने अपने तरीके से बात को रखते हैं, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए किसी तरह का, तो इस तरह के बयान या इस तरह की जानकारी मैं समझता हूँ कि किसी के पास नहीं है, क्योंकि ईडी अभी तक किसी से संपर्क में नहीं आए हैं जो अधिकारी आए हैं। तो किस तरह से कोई चीज़ बाहर आ सकती है? सब अभी सर्च अभियान चल रहा है, उसके बाद जो बात सामने आएगी वही तथ्य के रूप में आए, तो वही कहना ज़्यादा अच्छा है। जी, आप इस बात को कैसे देखते हैं कि जैसे अमित शाह जी का आना, फिर उनका ये कहना, उसके पश्चात हुड्डा के करीबी जो है उनके ऊपर रेड मारना, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये इशारा है कि भाई आप थोड़ा मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि राव दान सिंह तो सिर्फ एक बहाना है, ये सीधा हुड्डा पे निशाना है। अच्छा, ये जो निशाना है वहाँ पर लग रहा है सीधा, वहीं से जोड़ने के प्रयास करेंगे इनको। और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में राव दान सिंह जी जो हैं CPS रहे हैं, तो उस समय गुड़गांव के काफ़ी NOCs और उनके CLUs के मामले जो हैं, पीछे भी इस लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी मुद्दे उनके पुत्र को लेकर भी उठे। विपक्षी पार्टियों ने भी उनको मुद्दा बनाने का प्रयास किया, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए, तो वो एक अलग विषय है। अच्छा, ये जो मामला है ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है या फिर किसी लोन चुकाने का मामला है? किस प्रकार से ये अभी जिस तरह की बात सामने आई है, इसका आय से अधिक संपत्ति से कोई मामला नहीं है, लेना देना है। ये तो सीधा सीधा एक कंपनी का लोन है, कंपनी ने भरा नहीं और उस पर शिकायत ये बताई जा रही है कि भाई उन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग किया है। अच्छा, और पैसा वापस रिफंड करके, इनकम करके बैंक को नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने लोन की किस्तें अदा नहीं की, या जो मैटर है वो बाद में सामने आएगा। अब ये जो रेड है क्या ये अपना समाप्त होने की तरफ है या कल समाप्त हो गया? 3 दिन अभी 2-3 दिन। अच्छा, 2-3 दिन लगेंगे। क्योंकि पूरे गुड़गांव का उनका जो घर है वो तलाशा जा रहा है, फर्म्स जो है, क्योंकि ईडी की रेड जो होती है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। घर में कोई स्लिप है, कोई खाते हैं, बही है, बैंकों के खाते हैं, वो सब खंगाले जाते हैं, बैंक खाते फ्रीज किए जाते हैं, उसके बाद बैंकों से डिटेल मंगाई जाती है। एक लंबी प्रक्रिया है ये। तो ये नहीं कि भाई आई और चली गई। अच्छा, क्योंकि इसके लिए पहले सर्च अभियान चलाया जाता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जब पुख्ता सबूत होते हैं उसके बाद ही ईडी मैं समझता हूँ कि आती है। मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मिल जाता है तो फिर किस तरह के सजा के प्रावधान है? ईडी का जो है वो फिर इनकम पे वो करती है कि भाई उनकी डिपार्टमेंट तय करता है कि भाई कितना इनकम ऑफ सोर्स है, ये कितना शो कर रहे हैं अपने रिटर्न में, और उसके बाद फिर वो टैक्स पे जो बनता है उस पर वो अपने चार्ज लगाती है। वो चार्ज यदि भरते हैं तो वो ठीक होता है, नहीं भरते तो वो केस चलता है उस पर। जी। अच्छा, जैसे कि हम जानते भी हैं कि करोड़ों में जो है ना संपत्ति दिखाई जाती है राव दान सिंह जी की तरफ से। जब भी इलेक्शन होता है तो अलग अलग ईयर के अंदर अलग अलग जब चुनाव हुए तो उन्होंने अपना और अपनी श्रीमती जी का, इनके काफ़ी मतलब करोड़ों में जो है ना उन्होंने हिसाब किताब दिया। तो ये जो संपत्ति है, कई बार यहाँ पर भी सामाजिक लोग जो हैं वो कहते रहते हैं कि 7 पीढ़ियों का काम कर दिया और बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हर राजनीतिक जो व्यक्ति है जो राजनीति में है, आप देखिए उनकी इनकम जब भी वो हर चुनाव के बाद अगले चुनाव पर जब शो करते हैं 5 साल बाद, तो उनकी करोड़ों में बढ़ जाती है। तो लोगों में ये संशय बना रहता है कि आखिर ये क्या बिजनेस करते हैं। एक आम आदमी जो है 5 साल तक संघर्ष करता रहता है, अपने बैंक में 1 लाख 2 लाख 5 लाख जोड़ पाता है, ये करोड़ों का इनकम। तो ये बड़े सोर्स होते हैं, बड़े काम होते हैं, तो उनमें बड़ी इनकम होती है। इसमें चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सबके साथ एक इवन अगर हम सरपंच वगैरह पर जाए तो भी थोड़ा बहुत लेवल पे इतना नहीं होता है, ये विधायक पे और इस पे ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो ये जैसे अभी ईडी की रेड विपक्ष के नेता पर पड़ी है, क्या इस प्रकार से ईडी का इस्तेमाल पक्ष पर भी हो रहा है कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई मामला ऐसा सुना? 1-2 मामला पहले आया था कि किसी ऐसे सांसद पे या विधायक पे जो बीजेपी के उन पे, लेकिन उनके मामले ज़्यादा उजागर नहीं हो पाए।
ना तो मीडिया कर पाया, ना पार्टी, क्योंकि पार्टी लेवल पे उन बात को एक समाहित कर लेते हैं, तो ये विपक्ष पे ही ज़्यादा हावी रहते हैं। एक अंतिम सवाल, जो ईडी का छापा है, कई बार क्या कुछ कमेंट भी करते हैं साथी, वो लिखते हैं कि ईडी का छापा जो है वो बीजेपी का न्योता है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे पिछले मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की कि भाई जो भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते हैं उसमें आप उदाहरण मैंने आपसे सामने रखा, चाहे वो मध्य प्रदेश ने उसका अपना महाराष्ट्र का है, चाहे बिहार का है, चाहे यूपी का है, तो ये सीधी सीधी बात है। जैसी लोगों में चर्चा है कि भाई बीजेपी में आओ और वॉशिंग मशीन में साफ होके अपने सारे आरोप जो है ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर एक बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा नेता बन के निकलता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। अच्छा। तो साथियों, आपने इतना समय दिया है, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पुनः, अगर आपके कोई सवाल रह गए तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे साथियों के जो सवाल आ रहे थे पूरे दिन से, उसके बारे में हमने वरिष्ठ पत्रकार आनंद शर्मा जी से यहाँ डिस्कशन किया, जिनका एक काफ़ी अच्छा लंबा जो है ना अनुभव है पत्रकारिता में, और इन्होंने पैरेलल ही, समानांतर ही इसी शहर के अंदर और नज़दीकी शहर के अंदर ही जो है ना पत्रकारिता की है। अच्छा, विशेष बात यह है कि जो बेसिक सवाल थे वो हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं। बाकी आगे और क्या होता है इस मामले के अंदर वो भी देखेंगे और पूरी कवरेज दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बाकी आप ईडी की इस रेड के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।